हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप लोग जानते हैं कि पेपर 2 में जो भाषा है, सचिवालय के एग्ज़ाम में जो भाषा है उसमें से 100 क्वेश्चन आएगा और ये जो है आपके मेरिट लिस्ट में भी इसका स्कोर शामिल किया जाएगा। तो स्वाभाविक है आप इस पर भी इतना ही ध्यान दें जैसे आप JSSC 3 का जो पेपर 3 के लिए ध्यान देते हैं। तो चलिए दोस्त, अब आपकी अगर तैयारी हो चुकी है तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपके माइंड में हर क्वेश्चन का रिकॉल हो जाए। तो चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अकाल पीड़ित में समास है। तो दोस्तों, अकाल पीड़ित में यानी अकाल से पीड़ित, इसका संधि विग्रह जो होगा अकाल से पीड़ित यानी यह तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों, इस शब्द दिया हुआ है और इसमें से कौन सा है जो तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों, पराधीन यानी दूसरों के अधीन, पराधीन बोलते हैं इसको, ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। अगला है ऊंट की चोरी निहुरे का अर्थ है। दोस्तों, इसका अर्थ जो है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं, तो इसका अर्थ जो है बी हो जाएगा। दोस्तों, जान जोखिम में डालने का जो है जान हथेली पे रखना, उसका अर्थ होता है जान जोखिम में डालना। तो ये मुहावरा के तर्ज पे है जो बोला गया है कि ऊंट की चोरी निहुरे यानी बड़े काम छिप कर नहीं किया जा सकता है। अगला है आंखें फेर लेना का अर्थ होता है। दोस्तों, इसका अर्थ जो है जैसे प्रतिकूल होना, देखकर विपरीत हो जाना, यानी ये सब जो है आंखें फेर लेना का अर्थ है। तो यहाँ पे जो है दूसरी तरफ देखना, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसको जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अर्थ के दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, समूहवाचक होता है और भागवाचक होता है। दोस्तों, अगर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार का होता है तो 3 प्रकार का होता है। रूढ़ होता है, यौगिक होता है, यौगरूढ़ होता है। तो ये व्युत्पत्ति के आधार पे है। अगर अर्थ के दृष्टि से कहे तो संज्ञा 5 है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता हो। जाति, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराता हो। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री पदार्थ का बोध हो, जैसे सोना चांदी। जातिवाचक का क्या हो गया? नदी हो गया, पर्वत हो गया, लड़की हो गया, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक यानी जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचन न होकर समूह समुदाय का वाचक हो, उसी को हम लोग समूहवाचक कहते हैं। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति। अब भाववाचक में क्या होता है? भाव, गुण, दशा की बोध होता है, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कलिमा। ये सब जो है भाववाचक का उदाहरण है। अगला है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों, कवि शब्द में ये पूरा कवियों का समूह है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, तो इसका आंसर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि सर्वनाम का 6 भेद होता है। कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चय और क्या होता है? संबंध होता है, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो दोस्तों, पुरुषवाचक में भी 3 टाइप का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम लोग एग्जाम्पल हो गया। मध्यम में क्या हो गया? तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ये सब हो गया। और अन्य पुरुष में जो है यह, ये, वे, ये सब, ये लोग, वे लोग, ये सब जो है अन्य पुरुष का उदाहरण है। दोस्तों, निश्चयवाचक में क्या है? निकटवर्ती के लिए यह, ये यूज होता है और दूरवर्ती के लिए जो है वह, वे यूज होता है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चय में क्या होगा? कोई, कुछ और संबंध में जो, सो। और प्रश्नवाचक में जैसे प्रश्न किया जाता है कौन कौन, क्या क्या, ये जो है। निजवाचक में आप हो गया। तो ये सारा 6 भेद है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हम एग्जाम्पल क्या दिए हैं? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो एग्जाम्पल है, जैसे कोई, कुछ अनिश्चयवाचक है। तो इसमें कौन है जो अनिश्चयवाचक का एग्जाम्पल नहीं है? तो जो, वह जो है अनिश्चयवाचक का नहीं है। जो है संबंधवाचक है और वह क्या है? दोस्तों, वह जो है ये निश्चयवाचक है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है बिल्ली बात से कूद पड़ी, कौन सा कारक है। तो बिल्ली बात से हो गया, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो से जो है ये अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन है राम सीता से सुंदर है। तो राम सीता से सुंदर है, तो इसमें कौन कारक होगा? तो इसमें जो है
तो दोस्तों इसका आंसर जो है अपादान कारक होता है। दोस्तों आप लोग जान जाइए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, सीखने, लजाने या दो में से तुलना करने का भाव प्रकट हो तो वो अपादान कारक होता है। तो यहाँ तुलना हो रहा है तो भाव अपादान कारक हो जाएगा। दोस्तों करण में जो है उपकरण का यूज होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो कलम यहाँ क्या है, उपकरण है। तो इसमें जो है यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, लेकिन इसमें जो है उपकरण यूज होगा। इसमें जो है क्या क्या यूज होता है, जैसे अलगाव का यूज होता है, निकलने का, डरने का, रक्षा करने का, सीखने का, लजाने का या दो में से तुलना करने का भाव प्रकट हो तो उसे अपादान कारक कहेंगे। यहाँ तुलना हो रहा है इसलिए अपादान कारक होगा। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो ये समुदाय बोधक है, यानी दोनों जो शब्द है समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, तो इसमें कौन एक विशेषण है? तो ये आर्थिक जो है एक विशेषण है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? तो कर्म का बोध नहीं कराती है उसको जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। दोस्तों इसमें से कह रहा है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण जो है पढ़ना है। दोस्तों सकर्मक क्रिया कहते किसको है, आइए हम लोग समझते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़ता हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, खाना क्रिया के साथ फल कर्म है, और सीता गीत गाती है, तो गाना क्रिया के साथ जो है गीत कर्म है, और मोहन पढ़ता है तो पढ़ना क्रिया के साथ जो है पुस्तक कर्म की संभावना बनती है। दोस्तों अकर्मक क्रिया जो है क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है और उसका फल कर्ता पे पड़ता है, न कि कर्म पे। तो कर्ता पे पड़े तो अकर्मक क्रिया और कर्म पे पड़े तो सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया के उदाहरण क्या है? राधा रोती है, तो यहाँ कर्म का अभाव है और रोती है क्रिया का फल जो है राधा पे पड़ती है। मोहन हंसता है तो कर्म का अभाव है यहाँ पे, और हंसना जो है क्रिया का फल जो है मोहन पे पड़ रहा है, तो इसीलिए जो ये अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है, यानी फल कर्ता पे पड़ता है, और सकर्मक क्रिया पे क्या होता है, फल जो है कर्म पे पड़ता है। ये अंतर है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश डिंगल साहित्य की रचना किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कर रहा है कि इस साहित्य में कौन सा भाषा यूज हुआ है, यानी डिंगल भाषा किस में यूज हुआ है? तो दोस्तों रासो साहित्य में जो है डिंगल पिंगल भाषा यूज हुआ है। दोस्तों डिंगल भाषा जो है राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रण रूप है। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। इसमें पूछना चाहिए इसको कि रासो साहित्य में कौन सी भाषा यूज हुआ है, तो ये डिंगल भाषा यूज हुआ है जो राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रित रूप है। अगला है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको जो है क्या कहते हैं, उसको भाषा कहते हैं। भाषा के थ्रू जो है हम लोग अपने विचारों को एक दूसरे को व्यक्त करते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश का स्वर्णकाल कब माना है? तो दोस्तों ये 7वीं सदी से 11वीं सदी के बीच माना है डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश भाषा का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दोस्तों तद्भव जो है, तद्भव शब्द तद्भव नहीं है। बाकी बात उबाल, उपज, उपला ये सभी जो है तद्भव शब्द है। अगला है, प्रभाव, क्षेत्र और समृद्धि के दृष्टि से भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 3 रूप में वर्गित किया गया है। वो 3 रूप क्या है? तो एक मौखिक हो जाता है, लिखित हो जाता है और सांकेतिक होता है। तो 3 भाषा कितने भेद हो गया? 3, मौखिक, एक लिखित हो गया और एक सांकेतिक हो गया। अगला है, सेनापति शब्द क्या है? तो दोस्तों सेनापति शब्द जो है यौगिक है। क्या है? यौगिक। अगला है, अर्थ परिवर्तन के कारणों पर सबसे पहले किन किन पाश्चात्य विद्वानों ने सबसे पहले विचार रखा? तो सबसे पहले विचार किसने रखा था? तो अरस्तु, प्रोटो, टक्कर और मिथेल ये सभी ने रखा था। अगला है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक जो है भरत मुनि है। कौन है? दोस्तों इन्होंने जो है 200 BC में नाट्य शास्त्र की रचना किया था, जिसमें रस के माने रस विभक्ति के अवयव को निवेदित किया था। और इसको परिभाषित कैसे किया था? तो विभाव, अनुभाव और व्यतिचर्या।
दोस्तों ये 3 वर्ड दिए थे, विभाव, अनुभाव और क्या है, व्यभिचारी। भाव के संयोग से है रस की निष्पत्ति होती है। इस तीनों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। किसने कहा था? भरत मुनि ने कहा था। और ये चीज की चर्चा किस पुस्तक में किया है? तो नाट्य शास्त्र में किया है। किस में? नाट्य शास्त्र में। तो नाट्य शास्त्र की रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि है। अगला है, कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? तो यह विचार जो है ये प्लेटो का है। विभत्स राज का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों विभत्स राज का अस्थाई भाव जो है जुगुप्सा है। क्या है? जुगुप्सा। दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? जिन वस्तुओं के वर्णन से मनुष्य के अंदर घृणा का भाव आए, जैसे मांस हो गया, पित्त हो गया, खून हो गया, वहाँ विभत्स रस होता है। जुगुप्सा का अर्थ है उपेक्षा पूर्वक की जाने वाली घृणा, विभत्स है। तो जुगुप्सा आंसर हो जाएगा। अगला है, प्लेटो शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये प्लेटो जो है ये इसके बारे में नहीं है, ये शब्द के बारे में बोल रहा है। तो चौरा चपटा। दोस्तों सुकरात के शिष्य जो है प्लेटो था, और प्लेटो जो है अरस्तु का गुरु था। तो अरस्तु शिष्य किसका था? प्लेटो का। अब प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का। ये याद रखिएगा। ऑर्डर के लिए सटीक शब्द है। ऑर्डर के लिए मान क्या? ऑर्डर माने आदेश। अनेकार्थक पद की आवृत्ति है। तो आवृत्ति क्या है? तो ये यमन अलंकार है। पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन क्या है? तो पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन जो है शुभाशीर्वाद है। अगला है, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में किया है? दोस्तों थोड़ा सा हम विद्यापति का डिटेल्स जानेंगे। जैसे विद्यापति का समय कब से कब है? तो विद्यापति का समय जो है 1350 से लेकर 1460 ईस्वी तक है, यानी 90 वर्ष ये जिंदा रहे। विद्यापति जो है दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव में। दोस्तों गांव का नाम याद रखिएगा, क्या है कि आप क्वेश्चन जो है अंदर जाके पूछा जाता है। तो बिपसी गांव का नाम है। और विद्यापति के गुरु का नाम जो है पंडित हरि मिश्र था। और इनकी रचना क्या क्या है? दोस्तों इन्होंने जो है कीर्ति लता लिखा, कीर्ति पताका लिखा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विवाह सार याद रखिएगा, विभाग सार जो है इनकी रचना है। दोस्तों मैथिली में जो है पदावली लिखे, गोरक्ष विजय लिखा, ये नाटक है दोनों। और संस्कृत में जो है शैव सर्वस्वसार, भूपरिक्रमा, मणि मंजरी को याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मणि मंजरी की रचनाकार कौन है? तो ये विद्यापति है। तो दोस्तों कीर्ति इनकी दो रचना में, जैसे कीर्तिलता और कीर्ति पताका में जो है 20 रस की प्रधानता है, वीर रस की। दोस्तों इसका आंसर जो है ये आंसर जो है भारतेश्वर बाहुबली रास दिया हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, ये कीर्तिलता जो है इसका संवाद इसके जैसा है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास की रचयिता कौन है? तो इसकी रचना जो है शालिभद्र सूरी ने किया था। कौन किया था? शालिभद्र सूरी ने किया था। शालिभद्र सूरी ने किया था। दोस्तों इसका विषय वस्तु क्या है? तो इसका विषय वस्तु जो है इसमें भरत और बाहुबली के साथ तीर्थकर ऋषभदेव के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। किसके बीच? तो इसमें भरत और बाहुबली के साथ तीर्थकर जो थे ऋषभदेव, जो जैन धर्म के हैं, तीर्थकर ऋषभदेव के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। अब बाद में जो है बाहुबली ने अपने तप और त्याग के बाद ज्ञान प्राप्त करता है, और यह 2 संस्करण प्राप्त होता है इसका, भरतेश्वर बाहुबली रास। लालचंद भगवान दास गांधी द्वारा संपादित विद्या मंदिर बड़ौदा द्वारा, और एक जो है रासनवई काव्य में प्रकाशित होता है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला है, संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं? तो आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। गोपियों को किस प्रकार के उपदेश की जरूरत नहीं था? तो दोस्तों गोपियों को जो है किस प्रकार के उपदेश की जरूरत नहीं था? तो योग का उपदेश का जरूरत नहीं था। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो दोस्तों अपना परिचय जो है ये राम की दासी के दास के रूप में दिया है। अगला है, तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया है? तो तपती दोपहरी ने संसार को जो है क्या बना दिया है? तो ये तपोवन बना दिया है। अगला है, या लकुटी और कामरिया पर सवैये में कवि किस क्षेत्र की प्रशंसा कर रहा है? तो दोस्तों कवि जो है ब्रज भाषा की प्रशंसा कर रहा है।
अगला है भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? दोस्तों इसमें जो है वीर रस है। अगला क्वेश्चन है विद्यापति के रूप में नारायण किससे कहा है? तो विद्यापति के रूप में नारायण जो है ये राजा शिव सिंह को कहा है। अगला है कबीर की साखिया किस छंद में रचित है? दोस्तों कबीर की साखिया जो है दोहा छंद में रची गई है। किस में? दोहा छंद में। इनकी भाषा जो है सधु कर्री है, जिसमें पंजाबी राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली का रूप देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है भाषा का? सधु ककरी, जिसमें जो है पंजाबी राजस्थानी का मिश्रित खड़ी बोली का रूप देखने को मिलता है। अगला है सूरदास की भक्ति भावना किस भाव से निवेदित हुआ है? तो किस भाव से निवेदित हुआ है? तो ये सभी भाव हो जाएगा, माधुर्य, दास और सख्य, ये सभी हो जाएगा। दोस्तों सूरदास अपने आप को जो है कृष्ण को समर्पित कर देते हैं और सगुण भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं। तो इसमें जो है सभी हो जाएगा आंसर। विनय पत्रिका का काव्य रूप क्या है? तो दोस्तों विनय पत्रिका का काव्य रूप जो है मुक्तक काव्य है। इसका अन्य नाम भी है दोस्तों, जैसे इसका जो है स्फुट काव्य भी कहते हैं। क्या इसका 2-3 नाम है? स्फुट काव्य और जो है खंड काव्य भी कहते हैं, फिर जो है प्रबंधात्मक प्रगति काव्य भी बोलते हैं, और इसी को जो है मुक्तक काव्य भी बोला जाता है। तो इस 3 को नाम याद रखिएगा। एक जो है प्रबंधात्मक प्रगति काव्य, ये 3 है। क्या क्या हो गया? एक स्फुट खंड काव्य, प्रबंधात्मक प्रगति काव्य, अथवा इसी को जो है मुक्तक काव्य बोलते हैं। विनय पत्रिका में इसका रूप है। बिहारी लाल की भाषा क्या है? तो ये परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। कबीर रसखान के प्रिय छंद है? तो सवैया और कविता है। ये क्या है? सवैया और कविता। अगला क्वेश्चन है भूषण ने किस राजा के राजश्रय को नहीं छोड़ा? तो किस राजा को? तो ये शिवाजी को, शिवाजी के। भारतेंदु की रचना है? दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है 1850 से लेकर 1885 तक इनका कार्यकाल है। दोस्तों इनका पिता का नाम क्या है? बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास है, और इसका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। दोस्तों ये कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता ये सभी करते थे। दोस्तों इनकी भाषा शैली जो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली शैली था। और दोस्तों इनकी रचना क्या है? नील देवी है, प्रेम जोगनी है, भारत दुर्दशा इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। भारत दुर्दशा, अंधेरे नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना, ये सभी है। दोस्तों ये इसकी भाव के बारे में बताया गया है। तो सवैया और कविता इनके 2 भाव थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल क्या है? तो 50 से 85 अभी हम बात किए हैं। अगला क्वेश्चन है वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी, किसकी पंक्ति है? दोस्तों यह पंक्ति जो है ये मैथिली शरण गुप्त का है। अगला है छायावाद का गद्य साहित्य पूर्ववर्ती युगों की तुलना में अधिक क्या है? तो दोस्तों अधिक जो है ये विकासशील और समृद्ध है। अज्ञे जी दिनमान साप्ताहिक के संपादक किस यात्रा के लौटने के बाद बने? तो ये जो है यूरोप की यात्रा के लौटने के बाद बने थे। निराला कृत राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत है? तो मूल स्रोत क्या है? तो कृतिवास रामायण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृति सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी कृति जो है सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है? तो स्वर्ण किरण, चिदम्बरा ग्रंथि, ये सभी है। अगला है संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में क्या रहता था? तो क्या रहता था? तो धूमिल के मन में जो है अगाध करुणा रहता था। अगला है आधुनिक युग का मीरा कहलाती है? तो आधुनिक युग का मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहते हैं। अगला है प्रसाद का पहला काव्य संग्रह है? तो दोस्तों प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह क्या है? तो पहला काव्य संग्रह जो है चित्राधार है। दोस्तों और इनकी क्या रचना है? तो इसका फेमस रचना कमायनी है। कमायनी जयशंकर प्रसाद जी का है। दोस्तों इनका और है आंसू, लहर, झरना, ये सभी जो है इनकी है। और क्या है दोस्तों? और जो है ये क्या है? जैसे ध्रुव स्वामिनी इन्हीं का है। तितली, कंकाल, ये सभी जो है इनकी रचना है। अगला निम्नलिखित रचनाओं में दिनकर की कौन रचना खंड काव्य? तो दोस्तों ये रश्मि रथी है। और कौन कौन रचना है? तो दोस्तों काव्य के रूप में जो है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतिज्ञा, ये सभी है। रेणुका भी है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र है,
इनकी रचना है काव्य के रूप में। दोस्तों गद्य में जो है अर्धनारीश्वरी नारीश्वर, बट पीपल, उजली आग, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। तो भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। दोस्तों इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1959 में, पद्म भूषण भी मिला है 1959 में, और 1972 में जो है भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। तो खंड काव्य के रूप में रश्मि रथी है। अगला है अज्ञेय जी स्नातक स्तर में उत्तीर्णता किस विषय में प्राप्त की थी? तो हमारे पास किस विषय में हुआ था? तो ये अंग्रेजी में। अगला है लाल रस किसकी किताब है? तो दोस्तों लाल रस नहीं, लाल रूस जो है ये बेनीपुरी जी का किताब है। अगला है तहसीलदार साहब कहाँ नौटंकी कंपनी को सट्टा कर लेने की बात कहता है? तो ये मध्य दिया में। अगला है मृदंग की आवाज़ कैसी निकलती है? तो मृदंग की आवाज़ जो है ये तितनक निकलती है। अगला है कौन सी मिट्टी की संजीवनी कहा जाता है? तो कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा जाता है? काली मिट्टी को। इसको जुताई हुई मिट्टी भी बोलते हैं। किसका भाषण सुनकर लोगों को जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था? तो ये कालीचरण का। अगला है दोहा कविता जोड़ने के किसको चांदी की चकती मिली थी? तो कालीचरण को। अगला है आचार्य गुरु कहाँ से आए थे? तो दोस्तों आचार्य गुरु जो है काशी से आए थे। अगला है चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? कुसुमी के लिए किया गया है। बेला किससे प्रेम करती थी? तो दोस्तों बेला जो है ये बद्री पहलवान से प्रेम करती थी। छोटे पहलवान के दादा का क्या नाम था? तो दोस्तों छोटे पहलवान के दादा का नाम भोलानाथ था। अगला क्वेश्चन है गोदान प्रेमचंद जी का कौन सी उपन्यास प्रधान उपन्यास है? तो कौन सी है? तो ये राजनीतिक है। अगला है भारत माता अब की रो रही है, बालदेव यह कौन कहता है? तो दोस्तों यह जो है बावन दास कहता है। अगला है मेले में मिठाई वालों से किनके रुपए लेकर सैनिटरी इंस्पेक्टर ने उनका चालान नहीं किया? तो किसने चालान नहीं किया? 25 मान कितने रुपये लेकर? तो 25 रुपये लेकर चालान नहीं किया। अगला है हीरो के सबसे छोटे भाई का नाम क्या है? तो दोस्तों हीरो के सबसे छोटे भाई के नाम शोभा है। अगला है उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? तो किस नदी के किनारे? तो कोसी नदी के किनारे। अगला है राग दरबारी उपन्यास में बेला किसकी प्रेम का थी? तो किसकी प्रेम का थी? तो ये मोचीराम का। अगला क्वेश्चन है भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो किसकी याद आती है? दुर्योधन को। शक राज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है? तो क्या उपहार मांगता है? तो ध्रुव सामनी को उपहार मांगता है। अगला है बड़ी लड़की अपनी मामा के कितने पैसे छूटे मांगती है? तो कितने पैसे छूटे मांगते हैं? तो 50 पैसे। अगला है भारतेंदु के पिता गिरधर दास का वास्तविक नाम क्या था? तो गिरधर दास का वास्तविक नाम गोपाल चंद था। अगला है प्यार करने की एक रीति होती है, इसमें सोचना समझना चूकने के बराबर है, कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है किसका है? यह कथन कोमरुका का है। आधे अधूरे नाटक कितने भाग में है? तो दोस्तों यह जो है 3 भाग में है। अगला क्वेश्चन है राम जी कौन था? तो दोस्तों राम जी जो है ये शराबी का साथी था। अगला है ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गया? तो वही बाल्टी छूट गया था। क्या छूट गया? बाल्टी। अगला है नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। अगला छात्रावास के नौकर का क्या नाम है? तो दोस्तों छात्रावास के नौकर का जो है करीमुद्दीन नाम है। अगला है दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार शव यात्रा निकालने के कितने बजे निर्धारित किया गया था? तो कितने बजे निर्धारित किया गया था? तो 9 बजे। अगला है गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ी थी? तो बाद में जो है चीनी मिल में नौकरी करनी पड़ी थी। अगला शुक्ला जी बैठे थे, तो शुक्ला जी कहाँ पे बैठे थे? तो शुक्ला जी है कुर्सी पर बैठे थे। अगला यह किसका कथन है कि आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी हो रही है? तो ये कथन जो है जोरावर सिंह का है। अगला है मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो मधुआ कहानी के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद है। अगला ठाकुर पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा थे? तो 10-9 आंसर होगा, 10-5। कितने बेफिक्र है? तो ये 10-5। अगला है परिंदे शीर्षक कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो किसकी अभिव्यक्ति? तो वैयक्तिक मन स्थिति की अभिव्यक्ति हुई है। लेखक का दीवान चंद के किस संबंध से खासी जान पहचान थी? तो किस से? तो लड़के से।
अगला है संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू की जीवन शैली कैसा कहा जा सकता है? तो कैसा कहा जा सकता है? तो सफल कहा जा सकता है। अगला है यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? तो यशपाल के प्रमुख उपन्यास जो है सभी है, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, अमिता दिव्या, मेरी बात उसकी बात, जब, ये सभी है। अगला है सहसा झूले में कितने व्यक्ति बैठे थे? तो सहसा झूले में जो है ये 2 व्यक्ति बैठे थे। वापसी पार्ट में गदाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? तो कहाँ से जाने से मना करते हैं? शीला के घर जाने से मना करते हैं। शिव सिंह सरोज की रचना काल क्या है? तो शिव सिंह के सरोज के जो रचना काल है क्या है? 1836 है। अगला है अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल के से संबंधित है? तो ये आदिकाल से। अमीर खुसरो जो है दोस्तों 8 सुल्तानों का राज्य देखा था, शासन देखा था। शब्दानुशासन के लेखक है, तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है हेमचंद्र है। अगला है कबीरदास की वाणी संग्रह किसने किया था? तो कबीरदास के वाणी संग्रह जो है धर्मदास ने किया था। अगला है पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य में प्रकाशित नहीं होता है? तो महाराष्ट्र में। अगला है निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? तो एकांकी बताना है, तो ये एक घूंट। अगला है मादा कैकट्स का नाटक किसने लिखा था? तो यह नाटक जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। नाचियो बहुत गोपाल किसकी उपन्यास है? तो यह उपन्यास जो है अमृतलाल नागर का है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़िए ताकि थोड़ा सा व्यू बढ़ सके। तो चलिए दोस्त